Hello students, I welcome you all in this family which is known as Achievers Classes. Our tagline is Believe to Achieve and today we are going to discuss about MCQ of Gravitation. Today जो है हम लोग जो है MCQ करने वाले हैं Gravitation चैप्टर का. This is the video of class 11. ये class 11 का वीडियो है. अब जैसे जानते हो कि class 11 के एग्ज़ाम के डेट्स आ चुके हैं. अप्रॉक्स आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के मंथ में लिया जाएगा. आपके पास देखा जाए तो सिर्फ 2 महीने हैं. इन 2 महीने में आपको अच्छे से फिज़िक्स में MCQs की तैयारी करनी है. किस तरह से करेंगे उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. और ध्यान से स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रेविटेशन का पहला वीडियो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो फॉर्मेट ये रहेगा हमारे वीडियोस का कि पहले आपके सामने क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन को पॉज करके पहले पढ़ लीजिए. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए उसका आंसर क्या होगा और एग्ज़ाम के रिलेवेंट ही क्वेश्चन कराए जाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. कैप्लर्स सेकंड लॉ इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. सबसे पहला चीज़ ये है कि कैप्लर का लॉ क्या है. क्या आपको कैप्लर का लॉ पता है? अगर नहीं पता तो हम आपको इंपॉर्टेंट बातें समझा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सारी बातें बैचेस में बताई जा चुकी है बहुत ही डिटेल में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो कैप्लर जो थे ये ग्रेविटेशन में कैप्लर्स लॉ नाम का एक टॉपिक है. कैप्लर ने जो है प्लैनेट से रिलेटेड मोशन में 3 तरह के लॉज दिए थे. मतलब उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी बातें पता चलेंगी. पहली बात जो पता चलती है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या बोलता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये बोलता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे होंगे. कुछ इस तरह के पाथ में घूम रहे होंगे और जो हमारा सन होगा वो इलिप्स के किसी एक फोकाई पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा सेकंड लॉ जो है वो होता है लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ एरिया ये बोलता है कि कोई भी प्लैनेट, ठीक है, अगर सन का चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन है, तो इस केस में क्या होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो प्लैनेट होगा वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा. मतलब अगर प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया 4 घंटे में तो यहाँ जितना एरिया कवर किया है, अगर प्लैनेट यहाँ से यहाँ भी गया 4 घंटे में तो यहाँ जितना एरिया कवर किया है दोनों एरिया का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा. अब इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है. क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि जो कैप्लर में ने जो सेकंड लॉ दिया था लॉ ऑफ एरिया, ये किसका बात करता है? देखिए, लॉ ऑफ एरिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन आपके सामने आता है कि जो वेलोसिटी होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है. अब इसका मतलब क्या है? फिजिक्स के स्टूडेंट है तो आप जानते होंगे जब भी ऐसा रिलेशन आता है तो अगर हम इधर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो इधर क्वांटिटी क्या होता है? कम होता है. इधर क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो इधर क्वांटिटी क्या होता है? बढ़ जाता है. मतलब कि जितना हमारा प्लैनेट से डिस्टेंस ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतना कम होगा और जितना सामने प्लैनेट होगा वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा. किससे? सन से सामने. ठीक है, इसके अलावा कैप्लर्स लॉ एक और बात बोलता है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है L1 इक्वल्स टू L2, ये दोनों क्या होगा? ये दोनों का वैल्यू जो होगा सेम होगा. मतलब अगर हम लोग 2 कंडीशन लेते हैं तो दोनों कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम सेम है. मतलब कितने भी कंडीशंस ले लो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा. एंगुलर मोमेंटम एक तरह का मोमेंटम होता है. इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब आगे दूसरे चैप्टर्स के MCQ करेंगे. और एंगुलर मोमेंटम जो है यही कंजर्व रहता है. तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो कैप्लर का सेकंड लॉ है वो किसका कॉन्सिक्वेंस देता है? कैप्लर का सेकंड लॉ कॉन्सिक्वेंस देता है एंगुलर मोमेंटम का. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में एंगुलर लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो थर्ड लॉ है अब उसका भी बात कर लेते हैं. तो थर्ड लॉ जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स. लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बात बताता है? लॉ ऑफ पीरियड्स आपके सामने एक रिलेशन रखता है कि जो भी हमारा प्लैनेट है वो जो चक्कर लगा रहा है, जितने देर में चक्कर लगा रहा है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है. तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा प्लैनेट का जो सेमी मेजर एक्सिस है या जो भी उसका रेडियस ऑफ पाथ है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता
है। तो इस चीज़ को जो है आप जब आप जब सैटेलाइट्स पढ़ते हो तो उस टॉपिक में इस चीज़ का वैल्यू निकाला जाता है कि किस तरह से ये रिलेशन आपके सामने आता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 से आई होप आपको बहुत सारा आइडिया मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट। अर्थ का डेंसिटी कितना होता है। किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पूछा है, वाटर के रिस्पेक्ट में पूछा है। अगर हम ध्यान से देखें तो वाटर का डेंसिटी 1 के करीब होता है। डेंसिटी का यूनिट क्या है आप खुद से सोच के हमको बताइएगा। ठीक है, फिजिक्स के स्टूडेंट है, आपको डेंसिटी का यूनिट आना चाहिए। तो अर्थ का जो डेंसिटी है वो लगभग 5.5 के करीब होता है। यूनिट आपको बताना है, ये आपका काम है। ठीक है, तो याद रखिए। तो हमें क्या पता चला कि अर्थ का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी का लगभग 5.5 टाइम्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते हैं। बोला गया है कि अगर एक बॉडी को हम मून में ले जाते हैं अर्थ से तब क्या होता है। ठीक है, मान लो हमारा थोड़ा ऑब्जर्वेशन से इसको समझते हैं। ये मान लीजिए अगर ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है ना, और यहाँ पे एक बॉडी था। इस बॉडी का जो मास था वो 15 kg था। ठीक है, इस बॉडी को हम लेके चल गए मून पे। अब हमसे पूछा गया है कि इसके साथ क्या होगा, मतलब इसके मास के साथ क्या होगा और इसके वेट के साथ क्या होगा। याद रखिए, मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मास जो है वो बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना क्वांटिटी में मटेरियल प्रेजेंट है, ये मटेरियल के बारे में बताता है। अब एक बात बताओ, अगर हम अर्थ से मून पे ले जाएंगे तो चीज़ तो वही रहेगा। अगर चीज़ वही रहेगा तो मास हमारा क्या रहेगा, मास हमारा इस केस में कांस्टेंट रहेगा, मतलब मास पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान से समझते हैं, अब ये वेट का क्या है। वेट क्या है ध्यान से समझिए। जब भी कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी की तरफ मूव करती है तो दूसरा बॉडी जिस फोर्स के साथ उस पहले बॉडी को खींच रहा है, जैसे अर्थ की तरफ ये गिरा, जब ये गिरेगा अर्थ की तरफ तो अर्थ जिस फोर्स से इसको खींचेगा वही इस बॉडी का वेट कहलाएगा। जिस बॉडी को खींचा जा रहा है उसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि वेट जो होता है ये एक तरह का फोर्स होता है। जनरली अगर हम वेट ऑन अर्थ निकाल रहे हैं तो फोर्स अर्थ लगा रही होगी, वेट ऑन मून निकाल रहे हैं तो फोर्स कौन लगा रहा होगा, मून लगा रहा होगा। अब देखो वेट किस पे डिपेंड करता है। वेट का फॉर्मूला होता है mg। अगर m को हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो आपके पास एक रिलेशन आएगा W प्रोपोर्शनल टू g। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा g का वैल्यू बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, तो हमारा वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बॉडी को हम ले जा रहे हैं मून में। मून में जी का वैल्यू जो है वो कम होता है, अप्रॉक्स 1.33 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के बराबर कुछ होता है। ठीक है, तो उसी तरह से वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम जी का वैल्यू कम करेंगे मून में, ऑटोमेटिकली जी का वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में कम होगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि जो मास होगा, जो वजन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो वेट होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, वेट जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रीज़न क्या है कि जी का जो वैल्यू होगा वो भी हमारा घट जाएगा, और जी का वैल्यू घटने के चलते हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है ये 3 क्वेश्चन अभी समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट वेरीज विद द मास m ऑफ ए बॉडी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले एस्केप स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। एस्केप स्पीड होता है क्या, अभी हम बताते हैं थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला होता है √2gm/r। ये इसका पहला फॉर्मूला है। इसके अलावा इस फॉर्मूला को थोड़ा ट्रांसफॉर्म जब किया जाता है तो एक और फार्मूला होता है √2gr। देखिए, यहाँ ई लिखने का मतलब ये है हम अर्थ का बात कर रहे हैं। अगर हम एम लिख देंगे तो मून का बात करें। प्लैनेट टू प्लैनेट एस्केप स्पीड होता है। अब ये एस्केप स्पीड होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए हमारे सामने कोई प्लैनेट है, उस प्लैनेट पे कोई बॉडी है।
इस बॉडी को हम क्या करना चाहते हैं, इतना स्पीड देना चाहते हैं कि ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। और जब ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो ये अब अर्थ का चक्कर नहीं लगाएगा, ठीक है। तो वो मिनिमम स्पीड जिसको लगाने पे ये जो है वो ये जो बॉडी है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, आउट हो जाएगा, उस स्पीड को हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। अर्थ का एस्केप स्पीड कितना है आपको याद रखना है। अर्थ का एस्केप स्पीड होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि अर्थ का एस्केप स्पीड कितना होता है। अर्थ का एस्केप स्पीड होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमसे पूछा गया एस्केप स्पीड डिपेंड किस पे करता है। देखिए दोनों एक्सप्रेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बॉडी का मास के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हेनरी कैवेंडिश दिए थे, है ना, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके अलावा ये जो है ये आपका है मास ऑफ अर्थ। इसके अलावा जनरली मास ऑफ अर्थ है, अर्थ लिए हैं इसलिए। और ये है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं उसका जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। तो अगर आप देखना चाहो कि ये बॉडी के साथ कैसे रिलेट करेगा तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। m टू द पावर 0 से रिलेट करेगा, m से रिलेट करेगा, m टू द पावर -1 से रिलेट करेगा, या m स्क्वायर से रिलेट करेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यही लेते हैं √2gr, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं और 1 का वैल्यू हम मान सकते हैं m टू द पावर 0। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VE इक्वल्स टू √2gr इंटू m टू द पावर 0। अब अगर ये m टू द पावर 0 हो गया तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एस्केप वेलोसिटी m टू द पावर 0 के साथ वेरी करता है, क्योंकि किसी के पावर में भी, किसी भी नंबर या वेरिएबल के पावर में जब 0 आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो खुद से हम जब इसको बनाएं तो आपको ये पता चला कि हमारा एस्केप वेलोसिटी m टू द पावर 0 से रिलेट करेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। आई होप आपको अभी तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट जरूर करिए। जैसे जैसे रिस्पांस बताया जा रहा है करने के लिए वैसे करिए। ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पे नंबर आएगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है कि अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। याद रखिए केपलर लॉ क्या बोलता है, जब भी किसी प्लैनेट के अराउंड कोई दूसरा बॉडी घूमता है तो सेकंड लॉ के हिसाब से इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो रहता है हमारा कंजर्व्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5 का सी नंबर, कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। केपलर जब नियम दिया था तो सन और अर्थ का केस लिया था। अब सन और अर्थ का केस को हम अलग अलग जगह अप्लाई करके सारे उसके लॉज को अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सन और अर्थ पे ही रुका हुआ रहेगा या सन और प्लैनेट पे ही रुका हुआ रहेगा, ठीक है। सन प्लैनेट को लेके किया था, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ ए प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन। एस्केप स्पीड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एस्केप स्पीड को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, और अगर हमारे पास एस्केप स्पीड का फॉर्मूला ये है तो आपको दिख रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ पे या मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पे या रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा मास ऑफ द प्लैनेट बिल्कुल डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्योंकि इसके बिना तो इसका वैल्यू आएगा नहीं। इसके अलावा मास ऑफ द बॉडी दिया है सी नंबर में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है और रेडियस ऑफ द प्लैनेट दिया। तो कौन सा चीज़ गायब है, आपको दिख रहा है बॉडी का मास जो है वो गायब है। और अभी हम लोग डिस्कशन भी किए थे कि बॉडी का मास जो होता है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। हम आपको बता दिए हैं कि ये बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब आप सोच लीजिए आंसर क्या होगा, उसको आप बताइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा। ये पहला वीडियो था, शॉर्ट डिस्कशन किए हैं, जो भी चीज़ें समझ में आई है बताइएगा, अगर कहीं डाउट है वो भी पूछिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके या फिर इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
ऑफलाइन बैचेस में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि जो है आप एक अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सको, नॉलेज गेन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।